नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा से पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा पाठ 1, जिसका शीर्षक था अहमदनगर का किला। और उस पाठ के माध्यम से, यह अहमदनगर के किले के माध्यम से, जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से उनके मन में विचार आया लेखन का, और वो पहले क्या किया करते थे जेलों में। उसके बाद उन्होंने कुदाल को छोड़ दिया, कलम को थाम लिया, और किस प्रकार से जो है वो विरासत को, जो हमारी विरासत है उसको वर्तमान से किस प्रकार से जोड़ने का उनका मन बना, उसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की। तो आज जो है पाठ 2 हम लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है तलाश। तलाश का अर्थ ही खोज करना होता है, तलाशना, खोज करना। तो यहाँ से जो है, जो भारत की खोज है वो शुरू होती है। लेखक जो है आरंभ में ही भारत के अतीत की झांकी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात भारत का जो प्राचीन इतिहास है, उसका जो भूतकाल है, उसकी झांकी, यानी उसके बारे में हमें जानकारी जो है यहाँ पर लेखक जो है वो दे रहा है। और लेखक क्या कहता है कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। बीते हुए सालों का मतलब क्या है कि जो समय बीत गया है, उन वर्षों में लेखक बताता है कि मेरे मन में जो है भारत ही भारत रहा, अर्थात मैं भारत के बारे में ही सोचता रहा। और वो कहता है कि इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। इस बीच में, यानी जब वो ये बीते हुए जो साल हैं, जब उसके मन में भारत रहा, भारत के बारे में वह सोचता था, तो इसी दौरान वो कहता है कि मैंने समझने का प्रयास किया और अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश की। यहाँ पर विश्लेषण शब्द जो है आया है, यह विश्लेषण शब्द है। ये विश्लेषण शब्द होता है चीज़ों को अलग अलग करके समझना। चीज़ों को क्या करके समझना? अलग अलग करके समझना, अलग करना या समझना, अलग करके जो है समझना, ये क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ये बताता है विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर, यहाँ पर मैंने बचपन की ओर लौटने से मतलब है कि मैं जब अब जो है किशोरावस्था में हूँ या मैं अब जवान हो गया हूँ, तो मैंने बचपन की ओर लौटकर, बचपन की ओर का मतलब है बचपन की यादों में, बाल्यावस्था की के बारे में सोचकर यह याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। यानी उस समय में, बाल्यावस्था में मैं कैसा अनुभव किया करता था, भारत के बारे में कैसा सोचा करता था, उन विचारों के माध्यम से मुझे कैसा अनुभव होता था। और आगे बताता है लेखक कि मेरे मन में इस अवधारणा ने, अवधारणा का मतलब है यहाँ पर विचार। अवधारणा शब्द आया है, एक विचार, एक विचारधारा, उसको हम कह सकते हैं विचार। आप इसको समझ सकते हैं, विचार। ठीक है, अवधारणा यानी विचार उसके मन में। इसने जो है, इस अवधारणा ने, इस विचार ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। जो विचार था वो धुंधला रूप ले लिया था, क्योंकि जब हम बाल्यावस्था में होते हैं और हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो वह चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं होती हैं, उसमें धुंधलापन रहता है, अर्थात वो अच्छे से समझ नहीं सकते हैं आप कब उन चीज़ों को समझेंगे? जब आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करोगे। उसी प्रकार से लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मैंने उनको संवारा कैसे, अर्थात वो सारी चीज़ें जिनकी मुझे जानकारी थी, वो सारे विचार कब स्पष्ट हुए? जब मुझे उनके बारे में अनुभव हुआ, जब उनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस हुआ।
दूसरे पहरे में लेखक कहता है कि आखिर यह भारत है क्या, कि भारत के बारे में इतनी सारी बातें कही जाती हैं कि भारत ऐसा है, भारत विश्व गुरु है, भारत जो है मार्गदर्शन करने वाला है, भारत जो है वो पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखता है। अनेक प्रकार की जो बातें हैं वो भारत के बारे में सुनने को लेखक को मिलती हैं, हमें भी सुनने को मिलती हैं, आप लोग भी सुनते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत है क्या, वास्तव में अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व किया करता था, अर्थात अतीत में बीते हुए समय में इसमें क्या खास बात थी, क्या इसके अंदर विशेषता थी कि लोग जो है इसके बारे में इतनी चर्चाएं करते हैं। प्रतिनिधित्व किया करता था अर्थात पूरा विश्व जो है इसके पीछे चलता था, यह विश्व गुरु था, संसार को शिक्षा देने वाला था। पहले क्या होता था बच्चों, हमारे देश में जो बाहरी जो देश हैं, दूसरे देशों के जो लोग हैं, वो हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुए हैं, तक्षशिला हुआ है, जहाँ पर लोग जो है विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे, कलाएं सीखने के लिए लोग जो है यहाँ पर आया करते थे। तो ये कहता है कि ऐसी क्या इसके अंदर विशेषता थी, और जो इसके अंदर वो प्राचीन शक्ति थी, वो पावर थी, उसको इसने कैसे खो दिया। कि भारत के बारे में इतनी सारी बातें हमें पता है, भारत विश्व गुरु था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर जो पावर थी, उसके अंदर जो शक्ति थी, उसने उसको कैसे खो दिया। यह प्रश्न जो है लेखक पूछता है। आगे कहता है क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है, जो उसके पास ये शक्ति थी, क्या वो आज के भारत में भी शेष है, बची हुई है, या उसने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। यह भी लेखक जो है प्रश्न पूछता है। आगे कहता है कि विशाल जनसंख्या का बसेरा, यहाँ पर बसेरा होता है बसना या रहना, अर्थात यहाँ इस देश के अंदर विशाल जनसंख्या का बसेरा है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा, अलावा का मतलब होता है के अतिरिक्त, अलावा का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा के अतिरिक्त, अर्थात भारत देश के अंदर विशाल जनसमूह जो है वो रह रहा है, विशाल जनसंख्या इस देश की है। इसके अतिरिक्त क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। लेखक कहता है कि जनसंख्या तो है उसके पास, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनके अलावा क्या कुछ उसके पास ऐसा बचा है जिसे हम जानदार कह सकते हैं, जिसे हम शक्तिशाली कह सकते हैं, ताकतवर कह सकते हैं। आगे लेखक कहता है कि आधुनिक विश्व से, अर्थात जो आज का विश्व है, जो आज के विश्व की जो क्या है, आज के जो विश्व की जो स्थिति है, उसका तालमेल किस रूप में भारत के साथ बैठता है। यदि हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें भारतवर्ष की, तो भारत का रूप जो है कैसे बैठता है, कैसा हम देखते हैं भारत को, क्योंकि दूसरे देश तो विकसित हैं और हमारा देश का क्या है, विकासशील है। अर्थात विकासशील का तात्पर्य क्या है, विकास के रास्ते पर अग्रसर है। नेक्स्ट पहरे में लेखक बताता है कि भारत जो है वो मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरचक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। भारत जो है मेरे खून में था, लेकिन इसके इतना होने के बाद भी मैंने एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना इसे शुरू कर दिया। बाहरी मैंने विदेशी, बाहरी का मतलब क्या हो गया, विदेशी हो गया, और आलोचक का मतलब होता है जो निंदा करने वाला होता है, निंदक, निंदक भी हम इसको कह सकते हैं, निंदा करने वाला, निंदा करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आलोचक कहा जाता है। निंदा करने वाला क्या कहलाता है, आलोचक। ठीक है, आलोचक की नज़र से मैंने इसको देखना जो है शुरू कर दिया। और आलोचक भी लेखक कहता है मैं कैसा बना, मैं ऐसा आलोचक बना जो भारत के वर्तमान के साथ साथ, अर्थात मैं भारत की वर्तमान स्थिति को भी जानता था, इसके साथ साथ मैं इसके अतीत के बहुत से अवशेषों को, अर्थात इसके जो बीता हुआ समय था, जो इसका इतिहास था, उसके भी बहुत सारे हिस्सों को मैं जानता था और जिन्हें मैंने देखा था। लेकिन अब क्या हो गया था, मैं जो है आलोचक के रूप में उन चीज़ों को नापसंद करने लग गया था, अर्थात मुझे वो चीज़ें अब पसंद नहीं थी। आगे लेखक स्पष्ट कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था,
ये कहता है कि एक हद तक मैं उस तक मैंने भारत को जानने के लिए, भारत के अतीत को जानने में एक हद तक मैं पश्चिम के रास्ते, यहाँ पर पश्चिम के रास्ते से तात्पर्य अभी बताता हूँ आपको, पश्चिम के रास्ते से होकर पहुँचा था। पश्चिम के रास्ते का मतलब है पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा से हमारा तात्पर्य है, पश्चिमी के रास्ते का मतलब क्या है, पश्चिमी जो शिक्षा है उसके बारे में ये यहाँ पर बता रहा है। पश्चिम के रास्ते में पश्चिम की जो शिक्षा है, अर्थात कहने का भाव क्या है कि लेखक जो है पहले देश में रहा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा अंग्रेजी माध्यम में, उसके बाद विदेश में चला गया, वहाँ पर भी अंग्रेजियत थी, अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ा, तो उसने भारतवर्ष को जाना है पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से, उसके कारण उस भारत को वो जान पाया है। और ये कहता है कि मैंने उसे उसी भाव से देखा। किस भाव से देखा? जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। अर्थात जैसे पश्चिम के लोग भारत के बारे में सोचते हैं, भारत को वो उनका भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण है, उसी प्रकार से लेखक का दृष्टिकोण या उसकी सोच, उसकी विचारधारा भी जो है उन्हीं के समान हो गई थी। अब लेखक कहते हैं कि मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, अर्थात मेरे भीतर बहुत सारे प्रश्न थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? उनमें से एक प्रश्न ये कहता है कि क्या मैंने भारत को जान लिया था? नहीं जाना था। आगे स्पष्ट करता है, मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। क्या मैंने भारत को जान लिया था? यह मेरे मस्तिष्क में चल रहा है, मन में है, ये प्रश्न है। और वो कहता है यदि मैंने इसको जान लिया है तो मैं उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज मैंने नकारने का, खारिज मैंने क्या होता है, खारिज शब्द यहाँ उर्दू का है, खारिज मैंने नकारना, मना करना, करने का जो है साहस कर रहा था। अर्थात संभव है कि मैंने उसे नहीं जाना था, क्योंकि बहुत बड़ी विरासत है, विशाल है, मैं उसमें से लेश मात्र ही जान पाया था। आगे लेखक बताता है, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, भारत के पास वह कुछ नहीं होता, अर्थात सभ्यता नहीं होती, संस्कृति नहीं होती जो टिकाऊ रही है। इतने आक्रमणकारी भारत के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया, इतने आक्रमणकारी आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत को लूटा, तहस नहस किया, लेकिन इसकी संस्कृति, इसी सभ्यता को ख़त्म नहीं कर पाए। और लेखक कहता है ये बहुत कुछ सार्थक है। यही कारण है कि भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति ख़त्म नहीं हुई, हमारी सभ्यता को वो नष्ट नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आज हम जो है जैसे हैं वैसे उसी स्थिति में जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, अर्थात हमारा रूप जो है वो बिगड़ा नहीं है। और यदि ये नहीं होता तो फिर हम ऐसे नहीं होते, वैसा रूप नहीं होता जैसा हम आज अपने आप को देख रहे हैं, आज अपने भारतवर्ष को देख रहे हैं। और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। जो आज हमें पूरा विश्व जो है सभ्य भारतीय के नाम से जानते हैं कि भारत के लोग जो है बड़े सभ्य हैं, बड़े सहनशील हैं, बड़े संस्कारवान हैं, तो ये हम कभी भी जो है नहीं कर पाते। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? क्या कारण था कि हमारी संस्कृति जो है इतने आघात होने के बाद भी जो है बिगड़ी नहीं, खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई? लेखक पूछता है कि वह विशेष तत्व जो था वो आखिर क्या था। तो यहाँ से है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है, लेखक शुरू करता है कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मोहनजोदड़ो एक नगर था, प्राचीन नगर है, जहाँ से हमारी सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। वो कहता है मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। टीला होता है जो ऊंचा स्थान होता है। और वहाँ से क्या देख रहा था, मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। कितने हजार वर्ष पहले बच्चों? 5000 वर्ष पहले। आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसा समाज आज हम अपने आसपास देखते हैं, जैसी व्यवस्था हम आज अपने आसपास देखते हैं, यह चीज़ें जो है आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले मोहनजोदड़ो में उनके लोगों ने, विकसित लोगों ने, विकसित सभ्यता ने ये सारी चीज़ें पहले से बना ली थी। आज हम आमने सामने मकान बनाते हैं, दरवाज़ा गली की ओर खुलता है, बीच में चौड़ी सड़कें हैं, पानी के निकासी का विशेष प्रबंध किया जाता है, घरों में स्नान घर है, रसोई है। ये सारी चीज़ें जो आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें
5 से 6,000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो नगर में विद्यमान थी। यहाँ पर ये कहता है, साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता रही थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है क्या? यदि वो स्थायी रूप से टिकी रही या आज भी हमारे भीतर वो चीज़ें हैं तो उसका कारण क्या है? ठेठ भारतीयपन है। ठेठ का मतलब होता है शुद्ध। ठेठ का मतलब क्या होता है? शुद्ध। ठेठ का मतलब क्या होता है बच्चों? शुद्ध होता है। ठेठ का मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्ध भारतीयपन जो है इसकी विशेषता रही है और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी हम कह सकते हैं। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। लेखक कहता है ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। कितने सालों तक ये चीज़ बनी रही, एज इट इज़ बनी रही, वह भी बराबर परिवर्तनशील रही, विकासमान रह करके। अब आती है बात कि हमारा दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध था। फारस है, मिस्र है, ग्रीस है, चीन है, अरब है, मध्य एशिया है और भूमध्य सागर के जो निकट के जो लोग थे उन सब के साथ इस मोहनजोदड़ो नगर के जो लोग थे, वासी थे, उनका सीधा उनके साथ संपर्क था। अर्थात वो आपस में व्यापार किया करते थे, लेन देन का कार्य किया करते थे। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उससे प्रभावित भी होते हैं, वह भी हमसे प्रभावित होता है। उसी प्रकार से ये देश भी जो थे वो हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए और हम लोग भी जो है यानी भारतीय भी उनकी संस्कृति से प्रभावित हुए। लेखक कहता है फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। हमारा सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है, बेस इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है कि हम जो है हमारी संस्कृति हिली नहीं। हमने कुछ अच्छी चीज़ों को अपना तो लिया किंतु हमने अपनी सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको नहीं छोड़ा। लेखक कहता है इस मजबूती का रहस्य क्या है? इस मजबूती का रहस्य क्या है? क्या कारण है? कैसे भी मजबूत रही है? तो दोस्तों, विद्यार्थियों, बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आगे आपको व्याकरण से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध होंगी, कविताओं से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध होंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।